वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स में इस वक्त एक ही सवाल सबसे बड़ा है, क्या ममता बनर्जी रिजाइन करने से मना कर सकती है? क्योंकि दर्शकों, हाल ही में जो उन्होंने बयान दिया, उन्होंने सबको हिला कर रख दिया। उन्होंने सीधा ही कह दिया कि जाओ, मैं रिजाइन नहीं करती। बंगाल से लेकर दिल्ली तक कॉरिडोर्स में चर्चा तेज है कि अगर रिजल्ट के बाद दीदी ने कुर्सी छोड़ने से ही इनकार कर दिया तो क्या होगा? क्या इलेक्शन कमीशन ईसी उन्हें फोर्स कर सकता है? क्या बीजेपी ममता को हटा पाएगी, या फिर हमारा संविधान इस सिचुएशन में साइलेंट रहता है? এটা আমরা পার্টিতে ঠিক করব ভাই, আমি তো একা নই, একটা পার্টি আমার সাথে আছে ভুল। আমরা আসামেও কালকে একটা সিট জিতেছি, তারপরে ওখানেও অত্যাচার করতে শুরু করেছে, সুস্মিতা দেব আমাকে জানান। পরবর্তী স্ট্র্যাটেজি আমরা পার্টিতে বসে ঠিক করব। আপনারা টাইম টু টাইম জানতে পারবেন, চিন্তা কোনো কারণ নেই। কেন, কিসের জন্য? আমরা তো হারিয়ে নিয়ে যাব। হারলে আমি যদি শপথ নিতে যেতাম তাহলে আমি রেজিগনেশনটা করতাম। এখন তো কোয়েশ্চেন ডাজন্ট অ্যারাইজ। दर्शकों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको समझाऊंगा इस पूरे ड्रामे का लीगल पोस्टमार्टम। दर्शकों, वॉइस बिल्कुल क्लियर है, लॉजिक एकदम टाइट है, तो चलिए शुरू करते हैं इसे डीकोड करना। पहले सिचुएशन को समझिए। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही है जो कहती है कि कॉन्स्टिट्यूशनली ममता कैन नॉट रिफ्यूज। पर ऐसा क्यों? दोस्तों, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 172 बिल्कुल साफ कहता है कि किसी भी स्टेट असेंबली का टर्म सिर्फ 5 साल का होता है, और जैसे ही ये टर्म खत्म होता है या नए इलेक्शन का रिजल्ट नोटिफाई हो जाता है तो पुरानी गवर्नमेंट की एक्सपायरी डेट आ जाती है। लेकिन असल खेल होता है आर्टिकल 164 में। इसमें लिखा है कि सीएम तब तक ऑफिस होल्ड करता है जब तक गवर्नर की प्लेजर हो, यानी जब तक गवर्नर की खुशी है तब तक ही सीएम ऑफिस को होल्ड कर सकता है। अब यहां प्लेजर वर्ड का मतलब क्या होता है? ये कोई मूड स्विंग या हल्का वर्ड नहीं है, बल्कि ये है कि क्या आपके पास मेजॉरिटी नंबर्स हैं। अगर मेजॉरिटी नंबर्स होते हैं तो गवर्नर का प्लेजर होता है आपको एक बार फिर से कुर्सी देने का। लेकिन दर्शकों, अब रिजल्ट्स तो आ चुके हैं और ये बात साफ है कि मेजॉरिटी ममता के साथ तो नहीं है। अब आते हैं आपके मेन सवाल पर कि ममता बनर्जी ने रिजाइन नहीं किया तो क्या करेगी ईसी? देखो, ममता बनर्जी ने वैसे तो छाती ठोक के बोल दिया है कि मैं रिजाइन ही नहीं करूंगी, पर बॉस, रियलिटी ये है कि इलेक्शन कमीशन का रोल सिर्फ मैच रेफरी जैसा होता है। उनका काम है फेयर इलेक्शन करवाना और रिजल्ट्स डिक्लेयर करना। जैसे ही ईसी रिजल्ट्स का फाइनल नोटिफिकेशन निकलता है, उनका काम खत्म हो जाता है। अब बाजी आती है गवर्नर के हाथ में। अगर रिजल्ट्स में टीएमसी के पास मेजॉरिटी नहीं है तो गवर्नर उन्हें कॉल करेगा और कहेंगे, मैडम नंबर्स दिखाइए। दीदी के पास नंबर्स है नहीं, और वो फिर रेजिग्नेशन मांगेगा। और दीदी रेजिग्नेशन देने से इनकार कर रही हैं तो गवर्नर के पास डिसमिसल की पावर होती है। वो सीएम को हिस्ट्री बना सकते हैं, एक दस्तखत से उन्हें हटा सकते हैं। रिजल्ट आने के बाद, रिजल्ट आ चुके हैं, ईसी का काम खत्म हो चुका है, और अब ये गवर्नर की जिम्मेदारी है कि नया सीएम बैठे जिसके पास मेजॉरिटी हो, और ममता के पास ऑब्वियसली वो नहीं होने वाली है। अब दर्शकों, सोचिए बीजेपी क्या करेगी। बात बिल्कुल सिंपल है। अगर उनके पास मेजॉरिटी है तो वो सीधा राजभवन जाएंगे, गवर्नमेंट फॉर्मेशन का क्लेम पेश करेंगे। यहाँ एक लीगल पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए, और सीएम विदाउट मेजॉरिटी इज जस्ट अ केयर टेकर, यानी अभी ये आउटगोइंग सीएम ममता बनर्जी के हाथ में कुछ भी नहीं है, और चाहे कितना भी ड्रामा कर ले भैया, कुर्सी तो छोड़नी पड़ेगी। बिना मेजॉरिटी के कोई भी डिसीजन बाइंडिंग नहीं होता है। अगर कोई सीएम कुर्सी से चिपका रहे तो उसे कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन माना जाता है। ऐसी सिचुएशन में आर्टिकल 356 यानी प्रेसिडेंट्स रूल भी लग सकता है, लेकिन उसकी नौबत तभी आती है जब डेडलॉक हो। अगर बीजेपी के पास क्लियर नंबर्स हैं तो दीदी का रेजिग्नेशन ना देना सिर्फ एक पॉलिटिकल गिमिक है, एक छोटा सा ड्रामा है, और ये यही बनकर रह जाएगा। कानून उन्हें सपोर्ट नहीं करेगा और गवर्नर के एक हस्ताक्षर से उनकी कुर्सी चली जाएगी। जर्नलिज्म की भाषा में कहें तो डेमोक्रेसी जिद से नहीं, नंबर से चलती है। এটা আমরা পার্টিতে ঠিক করব ভাই, আমি তো একা নই, একটা পার্টি আমার সাথে আছে ভুল। আমরা আসামেও কালকে একটা সিট জিতেছি, তারপরে ওখানেও অত্যাচার করতে শুরু করেছে, সুস্মিতা দেব আমাকে জানান। পরবর্তী স্ট্র্যাটেজি আমরা পার্টিতে বসে ঠিক করব। আপনারা টাইম টু টাইম জানতে পারবেন, চিন্তা কোনো কারণ নেই।
কেন, কিসের জন্য? আমরা তো হারে নিচে যাব। হারলে আমি যদি শপথ নিতে যেতাম তাহলে আমি রেজিগনেশনটা করতাম। এখন তো কোয়েশ্চেন ডাজন্ট अराइज। सुप्रीम कोर्ट के पुराने केसेस जैसे एसआर बोमाई केस ने यह साफ कर दिया है कि कौन पावर हाउस है और कौन नहीं। मेजॉरिटी का फैसला सिर्फ असेंबली फ्लोर पर होता है। अगर आप वहां फेल हो गए हैं तो आपका सीएम रहना इम्पॉसिबल है। आर्टिकल 172 इनडायरेक्टली फ्रेम्स द टेन्योर, यानी 5 साल पूरे होते ही आपकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। ये नियम है। तो दोस्तों, कंक्लूजन ये है कि ममता बनर्जी हो या कोई भी और सीएम, कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा कोई नहीं है। अगर नंबर्स उनके साथ हैं तो गवर्नर के पास पूरा हक है कि वो नई मेजॉरिटी पार्टी को इनवाइट करे और उन्हें ओथ यानी शपथ दिलवाएं। ये गवर्नर की जिम्मेदारी है कि यहां से अब जो सियासत है, जो कुर्सी है, वो बीजेपी यानी मेजॉरिटी को सौंप दी जाए। जैसे ही नया सीएम शपथ लेगा, पुराना सीएम ऑटोमेटिकली आउट हो जाएगा और ममता अगर अड़ी रहती हैं तो दर्शकों उन्हें जबरदस्ती हटा दिया जाएगा। ये जो रिफ्यूजल टू रिजाइन वाली बात है, ये सुनने में एक्साइटिंग लगती है, पर कानून के आगे ये 1 मिनट भी नहीं टिकेगी दर्शकों। और जैसे ही रिजल्ट्स आ गए थे, अब ये बात साफ है कि ममता बनर्जी इतिहास बन चुकी है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या बंगाल में ऐसा कोई ड्रामा देखने को मिलेगा या फिर दीदी डिग्निफाइड तरीके से स्टेप डाउन करेंगी? रिजल्ट्स तो उनके फेवर में नहीं आए हैं, लेकिन अब क्या इस रिजाइन के ड्रामे को लंबा खींचेगी? क्योंकि भैया कानून इसकी अनुमति नहीं देता है। कानून के हिसाब से, देश की डेमोक्रेसी और रूल्स के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ऐसा होना मुमकिन ही नहीं है। चाहे कोई भी बहानेबाजी कर ले, ममता को अब जाना ही पड़ेगा। कमेंट्स में आप अपनी राय जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। मैं हूं आकाश कौशिक, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.